हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी जेईई 2012 पेपर वन। और ये पेपर वन का पार्ट टू वाला वीडियो है। पार्ट वन वाले वीडियो में हमने सॉल्व किया था सेक्शन वन, जिसमें कि टोटल 10 क्वेश्चन थे। अब सेक्शन टू एंड सेक्शन थ्री इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूं कि ये जो आईआईटी जेईई का पेपर होता है प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ठीक है। तो मैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो मेरा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे होगा, किस तरीके से लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद, वो सारी बातें पता चलेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सेक्शन टू। सेक्शन टू में है हमारे पास मल्टीपल करेक्ट टाइप। अब मुझे पता है कि सबको ये नॉलेज तो होगा कि मल्टीपल करेक्ट टाइप में होता क्या है। अभी क्या होता है, इसमें वन और मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। मतलब हो सकता है एक ही क्वेश्चन के एक ही आंसर सही हो, दो भी आंसर सही हो सकते हैं, चारों के चारों आंसर सही हो सकते हैं, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी है, मतलब एटलीस्ट वन आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। जब हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो एंगल्स इंक्लूडेड है, थीटा एंड फाई, और थीटा एंड फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, डेट इज 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन फाई इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ और गिवन है कि tan थीटा की वैल्यू या फिर tan 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू ये। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद मुझे इतना तो आइडिया लग गया है कि जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा मैंने, यहाँ से मैं कुछ डेटा निकाल सकता हूँ, डेट इज साइन थीटा -1 से -√3/2 में है, तो वहाँ से मुझे थीटा का रेंज पता चल जाएगा। एंड इसका भी हेल्प से, इन दोनों के हेल्प से मुझे क्या पता चल जाएगा, एक्चुअल में थीटा का रेंज क्या है। अच्छा, थीटा का रेंज निकल जाने के बाद मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो फाई की वैल्यू मैं थीटा के फॉर्म में निकालूंगा। उसके बाद मुझे फाई का रेंज बताना है। एंड सिंस हमारे पास थीटा का रेंज पता होगा, फाई का रेंज आ जाएगा, ठीक है। बोलने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन शुरू करते हैं। जब इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे हम लोग तो हमारे पास सबसे पहले ये जो बड़ा वाला इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। अब ये जो बड़ा वाला इक्वेशन है, ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। हर जगह साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ थीटा/2 है, तो मैं सबसे पहला मेरा दिमाग यही जाएगा कि इसको किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई करो। tan थीटा प्लस कॉट थीटा/2। अच्छा, तो tan थीटा/2 को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा/2 डिवाइड बाय कॉस थीटा/2। मैं फटाफट कर देता हूँ, कॉस थीटा/2 बाय साइन थीटा/2। इतना तो कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ऊपर 1 बन जाएगा, दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस मीन्स ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा/2। इसके आगे, इसके आगे क्या, इसके आगे जैसे ही हमने ये वाला एक्सप्रेशन देखा, मेरे दिमाग में सबसे पहले साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला आएगा। उसके लिए मुझे ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, नीचे वाला क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 2। दिस मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन मुझे पता चल गया, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन थीटा। मतलब ये वाला तो एक खत्म हुआ। अब उसके बाद फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। जब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे थीटा के फॉर्म में फाई को लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेपरेट करूँगा। 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 बाई साइन थीटा। तो एक साइन थीटा तो कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई, दैट इज 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस 1। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 को LHS में ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं इसको RHS में लाऊंगा तो 2 दिख रहा होगा, दोनों कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही फिर से हमने ये वाला चीज़ देखा, हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद आ गया प्यारा सा, डेट इज साइन A प्लस B का। तो यहाँ से आ गया 2 साइन थीटा प्लस फाई। हम लोग थीटा और फाई को ओवरऑल एक्सक्लूड तो नहीं कर पाए क्योंकि थीटा एंड फाई एक साथ आ गया, लेकिन एटलीस्ट हमने इतना तो कर दिया कि साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 cos थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2।
यहाँ से भी तो रेंज निकाल ही सकते हैं ना, ठीक है निकाल लेंगे। उसके लिए हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास गिवन है tan 2π माइनस थीटा पॉजिटिव। अच्छा tan 2π माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा पॉजिटिव है, दिस मीन्स tan थीटा कैसा है, tan थीटा नेगेटिव है। अच्छा tan थीटा नेगेटिव है एंड sin थीटा की वैल्यू -1 से -√3/2 में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में हम लोग पहुँच चुके हैं। जैसे एंगल एनालाइज करने आना चाहिए तुम्हें। देखो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। जेईई एडवांस का जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ जाते हैं, हमें पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी देखो हमारे पास ये वाला सर्कुलर रीजन है, 4 क्वाड्रेंट है। ऑब्वियसली tan थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ, ठीक है। दिस मीन्स हमें लुक करना है यहाँ और यहाँ, लेकिन sin थीटा ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव होगा, इसलिए हमें सिर्फ देखना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब हमारा एक्चुअल जो इंटरेस्ट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहाँ sin थीटा नेगेटिव है एंड tan थीटा भी नेगेटिव है। अच्छा sin थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो sin थीटा की वैल्यू जब देखोगे तो -1 से -√3/2, -1 एग्जैक्टली sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे है एंड -√3/2 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। दिस मीन्स मेरा जो इंटरेस्ट वाला एरिया है वो ये रीज़न है, क्योंकि मुझे -1 से -√3/2 के बीच में चाहिए चीज़ें, तो मेरा इंटरेस्ट वाला एरिया ये है, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है मेरा प्रॉपर इंटरेस्ट वाला एरिया है, ठीक है। अब इस एंगल को निकालना बहुत ईजी है, सिंस दिस इज -√3/2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा π/3, ठीक है। ये एंगल हो गया π/3, ऑब्वियसली π/3 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग ये इस एंगल का रेंज लिख लेते हैं कि अगर sin थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है एंड tan थीटा नेगेटिव है, तो थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें पता चलेगा थीटा की वैल्यू ये कितना है 3π/2, 3π/2 के आगे, क्योंकि हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 3π/2 के आगे एंड कहाँ तक, तो 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3 कितना हो रहा है देखो 5π/3, 5π/3। दिस मीन्स थीटा का रेंज तो हमें आ चुका है। अच्छा जब थीटा का रेंज आ चुका है और मुझे पता है कि इसी बीच में देखना है, तो क्या मेरे पास कॉस थीटा का भी रेंज आ गया। कॉस थीटा का रेंज मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि साइन थीटा प्लस फाई है यहाँ पे एंड कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो ऑब्वियससली कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी इस रीजन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 1/2 तक। दिस मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/2 तक। दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 0 तक। 2 कॉस थीटा प्लस 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 कॉस थीटा प्लस 1 की वैल्यू 2 से 1 तक। डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 कॉस थीटा प्लस 1/2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से 1 तक। इसका मतलब इसकी वैल्यू साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से 1 तक। ओके, इतने सारे इन्फॉर्मेशन को हमने इतना ज़्यादा यूज़ किया, दिख रहा होगा तुम्हें पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। यही मैं बोलता हूँ, जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन होता है वो पूरा कॉन्सेप्ट को हिला के रख देता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नो डाउट, बहुत ही टफ क्वेश्चन भी है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे इसको। तो अब मेरे पास साइन थीटा प्लस फाई की रेंज आ गई, मुझे थीटा का रेंज ऑलरेडी पता है, तो मुझे फाई का रेंज बताना है। चलो अब मैं क्या करूँगा, इस 2 इक्वेशन को यूज़ करता जाऊँगा। चलो एक बार मैं रब कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं, हमारे पास है फाई बिलोंग्स टू 0 से π/2। अच्छा थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 3π/2 से। थीटा हमारे पास है 3π/2 से 5π/3 तक, और फाई हमारे पास है 0 से π/2 तक। ऑब्वियसली हम लोग इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें थीटा प्लस फाई की वैल्यू चाहिए। तो जब मैं थीटा प्लस फाई की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहा हूँ मैं, थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालोगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा देख लो एक बार। π/2 प्लस 5π/3 कितना हो रहा है, π/2 प्लस 5π/3, तो अल्टीमेटली ये आएगा 6, 3π प्लस 10π, दैट इज 13π/6, विच इज ऑब्वियसली 2π प्लस π/6। ओके, तो इधर तो आ गया 13π/6, इधर कितना आ रहा है देखना, 3π/2 प्लस 0 डेट इज 3π/2। ओके, तो हमारा जो रेंज आया, अब मैं इस क्वाड्रेंट से देखूं तो हमारा जो रेंज आया
3π/2 डेट इज़ यहाँ से लेकर के आगे बढ़ते जाओगे 3π/2 से 2π + π/6 मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें दिख रही है, -1 से कहाँ तक जाएगी, ये π/6 है तो यहाँ 1/2 ऑब्वियसली, ठीक है। तो y = 1/2 तक, यहाँ पे -1। दिस मीन्स साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से छोटी, -1 से बड़ी। देखो क्या इस रेंज में हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर आना चाहिए साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में, मतलब 1/2 से बड़ी और 1 से छोटी। तो ऑब्वियसली इस रेंज में हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है, दिस मीन्स ये आंसर सही है ना। घोर कलयुग, कैन नॉट सेटिस्फाई बोल रहा है, तो हमारा आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये सही है। नेक्स्ट बी, थीटा बिलोंग्स टू, देखो मतलब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअल में, है ना। हमारे पास इतना सारा सॉल्व करने के बाद फिर से मुझे बार बार हर ऑप्शन के लिए एनालाइज करना पड़ रहा है कि भाई थीटा क्या होगा, फाई क्या होगा, ये सारी चीज़ें। थीटा अगर π/2 से 4π/3 में ऑब्वियसली फाई, तो थीटा प्लस फाई की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी वो देख लो एक सेकंड के लिए। थीटा प्लस फाई की रेंज चेंज हो जाएगी, कहाँ से चेंज होगी बताओ भाई, 4π/3 + 5π/3 इज़ 9π/3, 9π/3 विच इज़ इक्वल टू 4 5 9 3π, ठीक है, 3π से छोटी। एंड π/2 + 3π/2 डेट इज़ 4π/2 डेट इज़ 2π। थीटा प्लस फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2π से 3π। अब देखना 2π से 3π का मतलब क्या होता है, 2π से 3π का मतलब क्या होता है वो भी देख लो फिर से क्वाड्रेंट वाइज। 2π से 3π का मतलब 2π तो यहाँ पे है, वहाँ से 3π, इस बीच में साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वो देख लो एक बार, तो 0 से लेकर के 1 तक, है ना, 0 से लेकर के 1 तक। क्या इसमें आंसर आ रहा है हमारा, हाँ इस केस में आंसर आ रहा है, डेट इज़ साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू 1/2 से 1 तक है, तो जो इसमें इंक्लूड कर रहा है साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू 1/2 से 1 तक है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट देखते हैं सी, सी में 4π/3 से 3π/2 तक, 4π/3 से 3π/2 तक, तो फिर से थीटा प्लस फाई की वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है। थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 5π/3 + 3π/2 भाई, 5π/3 + 3π/2, देखते हैं नीचे आ गया 6, 10π + 3 9π, तो दैट इज़ 19π/6 डेट इज़ 3π + π/6, ओके। तो 19π/6 और इधर छोटा 4π/3 + 3π/2, 4π/3 + 3π/2, देख लो एक बार कितना आ रहा है, 3 8π + 9π / 3 डेट इज़ 17π/6, तो ठीक है, ये 3π - π/6 है, ओके। 3π यहाँ तक - π/6 मतलब यहाँ से ले करके 3π + π/6 मतलब यहाँ तक। अरे भाई फिर से साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी देख लेंगे हम लोग, तो इसमें भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ACD। बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, मैं मानता हूँ, ठीक है। तुम्हें लगा होगा कि इतना सारा कैलकुलेशन एक क्वेश्चन में, हाँ IIT JEE कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। वहाँ पे तुम्हारा ये चेक नहीं होता है कि तुम कितना ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हो, वहाँ पे ये चेक होता है कि तुम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम्हें दिख रहा होगा एक ही चैप्टर में पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गया, ठीक है, और 15 मिनट लगा हम मुझे एक्सप्लेन करके बताने में। अगर तुम खुद से भी सॉल्व करते तुम्हें ऑब्वियसली 7 से 8 मिनट तो लग ही जाते मिनिमम, अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो तो भी, और उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, एक भी कॉन्सेप्ट छूटा तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, जैसे ही देखे होंगे बच्चों ने मतलब हाथ पैर खड़ा कर दिया होगा, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन देख के इतना डरावना लग रहा है, एक तो एरिया ऑफ द रीजन निकालना है और ऊपर से एरिया सारी इनइक्वालिटी में। अच्छा ये क्वेश्चन
एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल का आ गया। मतलब बेसिकली तुम्हें एरिया जब निकालना है तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का जब ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ऑब्वियसली 1 आएगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से ग्राफ आता है। ठीक है, ओके, तो इस टाइप से ग्राफ आता है। अभी इसका एरिया मुझे निकालना है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 1 तक में। ठीक है, ये ऑब्वियसली 1/e होता है। ठीक है, कहीं ओके, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक में एरिया निकालना है और मुझे एस्टिमेट करना है कि ये एरिया कितना होगा कितना नहीं। तो ऑब्वियसली मुझे जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 1 तक, ये हमारा आएगा, है ना। इस एरिया को मुझे क्या करना है, एरिया या फिर एस वहाँ पे यूज़ किया है उन्होंने, तो मैं एस यूज़ करता हूँ। ये वाला जो एस आएगा उसको एस्टिमेट करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला थिंकिंग बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैं क्या करूँगा, फंक्शन को एज्यूम कर लूँगा। क्या एज्यूम करूँगा, तो ये सर ने सिखाया होता है क्लास में, ये वाला चीज़ तो सबको पता होना चाहिए। ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके जगह मैं ई टू द पावर माइनस एक्स फंक्शन मान सकता हूँ। उससे क्या होगा, एस्टिमेट कर सकते हैं इंटीग्रल का। मतलब अगर x की वैल्यू 0 से 1 में है, इसका मतलब x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 से 1 में है तो x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है, और 1 से आ गया तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स है। क्लियर। अब इसमें दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर लेने में कोई दिक्कत नहीं, ई टू दी पावर एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मुझे दिख रहा है ये, दिस मीन्स एस की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी और इक्वल टू बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 1। ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 1 कर लो भाई। ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 0 से 1 डालोगे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 माइनस, ठीक है, माइनस ई टू दी पावर 0। तो ये अल्टीमेटली कितना आ रहा है देखना, दिस इज माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1/e। अच्छा, इससे हमारा ऑप्शन नंबर बी तो मिल गया, सिंपल, डेट इज एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/e। ओके, एस अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/e है तो अब देखना इस ऑप्शन को देखो, एस इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 माइनस 1/e। तो इस ऑप्शन को देखो ध्यान से, है ना। अब इस ऑप्शन को देखो, या तो तुम क्या कर सकते हो, e की वैल्यू तुम्हें पता है 2.72 अप्रॉक्सीमेटली। अब तुम क्या करो, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लो। इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1/2.72। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आ रहा है 2.72 माइनस 1 डिवाइड बाई 2.72, डेट इज 1.72 डिवाइड बाई 2.72, और यहाँ पे आ रहा है 1/2.72। ठीक है, तो बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अब तुमने ऑलरेडी बोल दिया कि एरिया इससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली इससे तो बड़ा होगा ही ना। एरिया मेरा अगर 5 से बड़ा है तो एरिया 2 से बड़ा होगा ही। दिस मीन्स ये वाला भी सही हो गया। एक तो एस्टिमेशन इस तरीके से कर सकते हो डायरेक्टली देख के, या नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए तुम वो वाले चीज़ का यूज कर सकते हो। ठीक है, उस वाले चीज़ का यूज, किसका यूज कर सकते हो, वो जो बताया गया था कि किसी भी एरिया का जो इंटीग्रल का जो एरिया होता है, किसी भी इंटीग्रल का जो एरिया होता है वो एक पर्टिकुलर रेंज में होता है। कहाँ से कहाँ तक, वो रेंज कैसे निकालते हैं, तो एफ ऑफ मैक्सिमम एंड एफ ऑफ मिनिमम से। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारा जो एरिया होगा, जैसे ये ग्राफ है सपोज ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 और सपोज दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे 1/e है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम और ये मैक्सिमम है, ठीक है, तो मेरा b माइनस ए डेट इज b माइनस ए इंटू एफ मिनिमम से एरिया हमेशा बड़ा होगा, एंड b माइनस ए इंटू एफ मैक्सिमम से हमेशा एरिया छोटा होगा। ठीक है, ये कौन सा रूल है, ये वो रेक्टेंगल वाला है कि ऑब्वियसली एरिया इससे तो बड़ा होगा, ये ऊपर वाले रेक्टेंगल से एरिया छोटा होगा, एंड इस वाले रेक्टेंगल से एरिया बड़ा होगा। ठीक है, इस वाले रेक्टेंगल से छोटा होगा, बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटा, छोटे वाले रेक्टेंगल से बड़ा। तो ऑब्वियसली b माइनस ए इज 1 इंटू एफ मिनिमम इज 1/e।
ठीक है, मिनिमम वैल्यू 1 पे आ रहा है, 1/e, तो ऑब्वियसली s इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन भी चलेगा मेरा ना। नेक्स्ट सी एंड डी ऑप्शन देख के तो बच्चे आधे डर गए होंगे। ठीक है, आज के ज़माने में ये क्वेश्चन रहता तो बहुत बच्चे ए और बी टिक करके आ जाते हैं। ए और बी जब टिक करके आ जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, पार्शियल मार्किंग तो मिल ही जाएगा। ए और बी टिक करके आ गए अगर तो पार्शियल मार्किंग तो आ ही जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, पार्शियल मार्किंग वगैरह कुछ होता नहीं था। मतलब अगर ए बी सी आंसर है, ए बी सी आंसर है, तुमने ए बी मारा, टिक, गलत हो गया तुम्हारा। ठीक है, आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में अगर ए बी सी आंसर है और तुमने ए और बी मार के चले आए तो तुम्हारा कुछ मार्क्स तो मिलेगा। ठीक है, कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब सी एंड डी ऑप्शन देख के हर जगह कहाँ इन्वॉल्व हो गया, रूट टू। पहले डी ऑप्शन को देख लो, रूट 2। अच्छा, रूट 2 भी है और यहाँ पे इन्होंने एरिया को 2 पार्ट में ब्रेक भी किया है, दिख रहा है, समथिंग प्लस समथिंग। तो ऑब्वियसली ये थॉट देखते ही मेरे दिमाग में इतना आना चाहिए कि इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया होगा। इन्होंने इंटीग्रल को x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ग्राफ अच्छा बना लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा अच्छा देखने में ताकि अच्छा लगे। एक काम करता हूँ, दिस इज़ 1/e। एक्चुअली 1 पे वैल्यू कितनी आती है, 1/e, छोटी वैल्यू आती है और इधर आएगी बड़ी थोड़ी। ठीक है, मतलब ग्राफ यहाँ से जाएगा ऐसे कुछ। ओके, ये ग्राफ है और यहाँ पे वैल्यू आएगी मैक्सिमम। ठीक है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है देख लेंगे। अभी देखना 1/√2, 1/√2 कहीं मैं इधर ले लेता हूँ। ठीक है, कट कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, 0 से 1/√2, देन 1/√2 से 1 के आगे चलूँगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब फिर से मैं ब्रेक करने वाला हूँ, देख लेना। 1/, तो फिर से इस एरिया को एस्टिमेट करना है। देख लो, अब मुझे s ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। s मतलब s हमेशा इससे तो छोटा ही है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हमेशा b माइनस ए, डेट इज़ 1/√2 माइनस 0 इंटू एफ ऑफ मिनिमम, जो कि 1 आएगा। इससे तो हमेशा, ठीक है, ग्रेटर देन होगी। मतलब s जो भी ये s इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। ठीक है, नाउ यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे तो 1 माइनस 1/√2 जो कि यहाँ दिख रहा है, इंटू e टू द पावर 1/√2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1/√e। ओके, दिस मीन्स हमारा s इससे भी बड़ा, तो ओवरऑल सम s इज लेस देन और इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√e, 1 माइनस 1/√2। ठीक है, यहाँ इस एस्टिमेशन से तो ये भी आ गया। देखो, अब ऑप्शन नंबर सी कैसे भी नहीं आएगा। अगर तुमने कोई भी एस्टिमेशन किया, 1/√2 पे ब्रेक किया, तुम्हारा डी ऑप्शन आया, इन जनरल किया तो ये ए ऑप्शन आया, और तुमने e टू द पावर माइनस एक्स माना तो ये ऑप्शन आया। अब ये वाला ऑप्शन तुम दिमाग ही नहीं लगा पाओगे कैसे आएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये मान के चला होगा कि ये वाला ऑप्शन तुम वैल्यू वगैरह डाल के देख लोगे। ठीक है, और कोई मेथड बचता नहीं है। तो जब तुम देखोगे वैल्यू वगैरह डालोगे तो तुम्हें दिखेगा कि मेरा s का वैल्यू जो है ऑब्वियसली 1 माइनस 1/e से तो बड़ा है, तो डेट इज़ 1 माइनस 1/2.72 से तो बड़ा है, डेट इज़ 2.72, डेट इज़ 1.72 डिवाइड बाई 2.72 इस टाइप से है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.6 टाइप। ओके, अब यहाँ इस s को देखो, s इज़ लेस देन इक्वल टू दिस। जब तुम ये वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, 1/4, 1 प्लस 1/√e, √2.72, ऑब्वियसली 2.25 होता तो ये कितना आता, 1.5 का स्क्वायर, है ना, 1.5 का स्क्वायर है गया, हाँ, का स्क्वायर, तो दिस इज़ 1.5 आता। अच्छा, 1.5 का स्क्वायर डेट इज़ √2.72 इज़ ग्रेटर देन √2.25, है ना। अब मुझे इतना पता है, दिस मीन्स 1/√2.72 इज लेस देन 1/2.25 रूट अंडर। इसका मतलब इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/1.5 डेट इज़ 10/15, डेट इज़ 10/15 2/3।
तो 1+2/3 से तो छोटी ही होगी। अच्छा 3+1 4, 3 2 5/3, 5/3 इंटू 1/4 डेट इज़ 5/12। ठीक है, 5/12 निकालोगे तो लगभग आएगा 12, पॉइंट डाल दिया तो 50, 0.4। तो इसने बोला कि s की वैल्यू 0.4 अप्रॉक्सीमेटली उससे छोटी है, और यहाँ तुम बोल रहे हो s की वैल्यू 0.6 से बड़ी है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तुमने ये प्रूफ कर दिया हमारा जो एरिया है उसका वैल्यू 0.6 से तो बड़ा है, और ये बोला एरिया का वैल्यू तुम्हारा 0.4 से ही छोटा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। डी ऑप्शन को भी अगर तुम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन जानते हो तो वहीं से कर सकते थे। तो नो डाउट हमने जो 2 क्वेश्चन करे वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे और बहुत कम बच्चों ने किया होगा इसको। ठीक है, तो तुम्हें भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने हैं तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि करके होंगे। ठीक है, मार्क्स तो ऑब्वियसली बराबर ही मिलते हैं ना हर क्वेश्चन के, तो तुम क्यों करोगे, है ना। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो निकल लो, छोड़ के निकल लो। चलो, मतलब इस पेपर में टफ ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 53, अ शिप इज़ फिटेड विथ 3 इंजन्स। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो मोस्टली क्लास में करवा देते हैं टीचर्स कि 3 इंजन है मेरे पास, E1 E2 E3। द इंजन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1/2, 1/4 एंड 1/4। फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल एट लीस्ट 2 ऑफ इट्स इंजन मस्ट फंक्शन। कम से कम 2 इंजन फंक्शन करना ही चाहिए। Let x denote the event that the ship is operational. Let x1, x2, x3 denote the event that E1, E2, E3 are functioning. Which of the following are true? ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है P x1 कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई x। इसका मतलब क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है जो x1 काम नहीं कर रहा था या फिर E1 काम नहीं कर रहा था गिवन इंजन वाज फंक्शनिंग। तो ऑब्वियसली इसको कैसे करेंगे, P(x1) कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x डिवाइड बाई Px। तो उसके लिए मुझे Px निकालना होगा, दिख रहा है। ठीक है, चलो मैं Px निकाल देता हूँ। Px निकालना बहुत ईजी। चलो पहले वाले ऑप्शन के लिए x1 काम नहीं कर रहा है फिर भी इंजन काम कर रहा है, x1 काम नहीं कर रहा है फिर भी इंजन काम कर रहा है। दिस मीन्स E1 इज नॉट वर्किंग, E2 मस्ट वर्क, E3 मस्ट वर्क। ठीक है, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर ऑपरेशनल बोला गया है ना, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर ऑपरेशनल, तभी हमारा इंजन काम करेगा। तो इंजन काम कैसे कैसे करेगा देख लेते हैं। E1 काम नहीं कर रहा है, E2 काम कर रहा है, E3 काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से E1 काम कर रहा है, E2 काम नहीं कर रहा है, E3 काम कर रहा है, इसमें भी इंजन काम करेगा। E1 काम कर रहा है, E2 काम कर रहा है, E3 काम नहीं कर रहा है, फिर भी इंजन काम कर रहा है। बोला है फॉर द शिफ्ट टू बी एटलीस्ट 2 ऑफ द, या फिर तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी भूल जाते हैं। या तो तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, ये टोटल पॉसिबिलिटी है। अब किस में E1 काम नहीं कर रहा है, तो एग्जैक्टली एक ही में E1 काम नहीं कर रहा, तो ऊपर तो एक ही आएगा। अब आंसर लिखना बहुत आसान, E1 नॉट मतलब 1/2 माइनस 1/2 डेट इज 1/2। E2 काम कर रहा है डेट इज 1/4, E3 भी काम कर रहा है 1/4। अब नीचे देखना, दिस इज अगेन 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस E1 वर्किंग 1/2, E2 नॉट वर्किंग 3/4, E3 वर्किंग 1/4 प्लस E1 वर्किंग 1/2, E2 वर्किंग 1/4, E3 नॉट वर्किंग 3/4 प्लस तीनों का तीनों वर्किंग डेट इज 1/2, 1/4, 1/4। अब ऐड कर लो भाई, नीचे दिख रहा होगा 2 4 4, तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 4 सबका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ऊपर कितना आएगा, ऊपर 1 आया, नीचे कितना आया 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, ये कहना 3 3 6 2 8, तो 1/8 आना चाहिए, 1/8, लेकिन यहाँ पे 3/16 है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आंसर, एग्जैक्टली 2 इंजन्स ऑफ द शिप आर फंक्शनिंग गिवन एक्स। एग्जैक्टली 2 फंक्शनिंग, अब कोई भी काम कर सकता है। नीचे तो यही आएगा, नीचे तो 8 ही आएगा, ऊपर देख लेते हैं, नीचे तो 8 आएगा, ऊपर देख लेते हैं। एग्जैक्टली 2 काम कर रहा है, दिस मीन्स ये तीनों ऊपर आएगा। ठीक है, ये तीनों ऊपर आएगा, मतलब लास्ट वाला नहीं, तो 3 3 6 1 7, तो ऊपर 7, तो 7/8 आंसर आना चाहिए बी का, जो कि सही है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन में, लेकिन चलेगा। नाउ सी वाला ऑप्शन, P engine working such that x2 is working, Px intersection x2 divided by Px2।
अच्छा x2 इज़ वर्किंग, x2 कब कब काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ काम कर रहा है, ये वाला नहीं आएगा नीचे, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, तो ऑब्वियसली इसका 1 वैल्यू है। मैं क्या करूँ, नीचे डिनोमिनेटर सबका कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 1 वैल्यू है, इसका 3 है, इसका 1 है, तो 3 + 2 नीचे तो 5 आएगा। ओके, नीचे तो 5 आएगा। ऊपर देखते हैं x इंटरसेक्शन x2, क्या प्रोबेबिलिटी है इंजन काम कर रहा है गिवन x2 काम कर रहा है ना। मैंने कुछ गलती की क्या, इनटू इंजन 2 इज़ वर्किंग, इंजन 2 इज़ वर्किंग। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है इंजन इज़ वर्किंग गिवन इंजन 2 इज़ वर्किंग, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या प्रोबेबिलिटी इंजन 2 x बार, ओके दिस, तो ये जो 5 आना चाहिए ऊपर आना चाहिए है ना, ये जो 5 आना चाहिए ये ऊपर आना चाहिए, डेट इज इंजन इज वर्किंग एंड x2 इज वर्किंग, इंजन इज वर्किंग एंड x2 इज वर्किंग, दिस मीन्स ये वाला केस, ये और ये, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे इंजन 2 इज वर्किंग, इंजन 2 इज वर्किंग बेसिकली क्या होगा, इंजन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो इंजन 2 इज वर्किंग कैसे कैसे हो सकता है, तो बहुत सारे तरीके से, इंजन 1 इज वर्किंग, इंजन 2 इज वर्किंग, इंजन 3 इज वर्किंग बेसिकली है। तो इसी केस को हमें क्या करना होगा, इंजन 1 इज नॉट वर्किंग, इंजन 2 इज वर्किंग, इंजन 3 इज वर्किंग, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो इंजन 1 इज नॉट वर्किंग, इंजन 2 इज वर्किंग, इंजन 3 इज नॉट वर्किंग, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो इंजन 1 इज वर्किंग, इंजन 2 इज वर्किंग, इंजन 3 इज नॉट वर्किंग। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, E1 वर्क कर रहा है, E1 वर्क नहीं कर रहा है, गिवन E3 वर्क कर रहा है, ओके गिवन E3 वर्क कर रहा है, E2 वर्क कर रहा है, ठीक है, E2 तो वर्क हर जगह करेगा, उसके बाद E3 वर्क कर रहा है, E3 वर्क नहीं कर रहा है, गिवन E1 वर्क कर रहा है, E3 वर्क कर रहा है, E3 वर्क, हाँ तो ये 4 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से देखोगे तुम 1/2, 1/4, 1/4, ऊपर का वैल्यू देख रहा हूँ 1, यहाँ से आएगा 1, 1 फिर से 1, 1 प्लस यहाँ से आएगा 1 इंटू 1 इंटू 3, तो 3, यहाँ से आएगा 1 इंटू 1 इंटू 3, तो दिस इज 8 आ रहा है, तो यहाँ तो 8 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया। 5/16 बोला है इन्होंने, 5/8 आ रहा है अपना। चलो डी वाले में फिर से यही एनालिसिस करना पड़ेगा, बाप रे कितना टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, मतलब करते रहो, मल्टीपल करेक्ट में यही होता है, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है ना, 4 अलग अलग क्वेश्चन एक्चुअल में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है 4 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही, कॉन्सेप्ट पे मैटर करता है। नीचे Px1 आ जाएगा, जैसे x2 का निकालो वैसे ही, एंड ऊपर आ जाएगा Px इंटरसेक्शन x1, तो फिर से x इंटरसेक्शन x1 वाला में E1 इज़ वर्किंग एंड x इज़ वर्किंग, तो ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, पहले वाले में क्या था, E1 नॉट वर्किंग, E2 वर्किंग, E3 वर्किंग, शायद यही था, है ना, हाँ तो ये वाला ऑब्वियसली नहीं लेना है, तो 3, 3, 6, 1, 7 ये वाला लेना है, ओके। तो ऊपर 7, नीचे कितना आ रहा है देख लेते हैं, x1 इज़ वर्किंग, बाप रे x1 इज़ वर्किंग वाले में जाएंगे तो मेरे पास लग रहा है, ठीक है मतलब करके देख लेते हैं, नहीं तो करने की ज़रूरत थी भी नहीं, मैं बस ऊपर वाले करूँगा तो हो जाएगा, मतलब देख लो x1 इज़ वर्किंग, x1 वर्किंग कैसे कैसे हो सकता है, E1 इज़ वर्किंग, E2, E3, अब मैं चेंज करता जाऊँगा, E1 इज़ वर्किंग, E2 इज़ नॉट वर्किंग, E3 इज़ वर्किंग, फिर E1 इज़ वर्किंग, E2, E3 इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, या फिर E1 इज़ वर्किंग, E2 इज़ वर्किंग, E3 इज़ वर्किंग, या फिर दोनों में से कोनो काम, E1, E2 नॉट वर्किंग, E3 भी नॉट वर्किंग, ठीक है
ये भी पॉसिबिलिटी है। सारे केस में E1 काम कर रहा है ना, E2 नहीं, E2 काम कर रहा है, E3 दोनों काम कर रहा है, या फिर दोनों में से कोनो काम नहीं कर रहा है, एक काम कर रहा है कोई, ठीक है। E2 काम कर रहा है तो E3 काम नहीं कर रहा है, E2 काम नहीं कर रहा है, E3 काम कर रहा है, या फिर E2 और E3, ठीक है। तो इधर से आएगा 1, इधर से आएगा ऑब्वियसली 3, इधर से आएगा ऑब्वियसली 3, इधर से भी आएगा 1, इधर से आएगा 3 3 6 2 8, और इधर से आएगा, ठीक है, 8 16, 7/16 आंसर आ गया है ना। तो ये भी आंसर सही है, डी वाला। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बार क्या करता हूँ, मैं पूरा का पूरा रब कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 मतलब 3 क्वेश्चंस करे हमने, मल्टीपल करे, तीनों के तीनों डिफ़िकल्ट ही निकले। 54 से मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा सा इजी हो जाए, नहीं तो हम लोग पूरी की तरह मतलब पागल हो सकते हैं हम लोग, है ना। बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आ रहा है, IIT JEE एडवांस है ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा तो रहेगा, ठीक है। देखते हैं। बोला गया टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दी हाइपरबोला दिस पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन। बहुत ही सिंपल हो गया ये तो, मतलब उन्होंने स्लोप बता दिया। द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑफ द टेंजेंट ऑन द हाइपरबोला आर। बहुत ही सिंपल है। कैसे? तो बहुत सारे तरीके हैं ना। एक तरीका तो ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें स्लोप ही पता है तो मैं डायरेक्टली टेंजेंट का इक्वेशन ही लिख सकता हूँ। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, वो वाला फॉर्म से, y = mx प्लस माइनस √a² m² माइनस b² से, ठीक है। ये हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन होता है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो जब लिखने बैठेंगे तो y m पैरेलल टू दिस स्लोप, इसका स्लोप कितना है 2x = y + 1, तो स्लोप ऑब्वियसली 2 आ गया। m = 2 है, जिसमें हमारे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 2 होगा, ठीक है। नाउ सिंस द टेंजेंट का स्लोप इज़ 2, तो हमारे पास तो टेंजेंट का इक्वेशन ही आ गया ना, टेंजेंट का इक्वेशन ही आ गया, डेट इज़ y = 2x प्लस और माइनस √a² डेट इज़ 9 × 2², तो 4 × 9 36 माइनस 2² डेट इज़ 4, दैट इज b² 4 है ऑब्वियसली। तो y = 2x प्लस और माइनस √32, ठीक है। तो यहाँ से एक तो हो सकता है, दूसरा तरीका कैन बी, अब हम लोग इस पे भी तो टेंजेंट लिख सकते हैं। मतलब इस पे अगर टेंजेंट लिखने जाए तो x(x1/9 माइनस y(y1/4) = 1, ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा, है ना। नाउ वी कैन सी x(x1) × 4 माइनस 9 × y(y1) = 36, ठीक है। यहाँ से अब सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल। देखना ये कितना है, 4 × 4 = 16, 2 × 32, तो 4√2, तो y = एक बार 2x + 4√2 ले लेते हैं, 2x + 4√2, तो वहाँ से 9y(y1) = कितना आ जाएगा 4x(x1) - 36, आई गेस 9y(y1) = 4x(x1) - 36, और यहाँ से y = 2x + 4√2 है। दोनों को कंपेयर कर दो भाई, 9y(y1/1) = 4x1/2 = -36/4√2, तो यहाँ से 4 × 9, 9 से 9 कट जाएगा, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी -1/√2 एंड 2 × 2 कटेगा, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 9/2√2 विथ नेगेटिव साइन, तो -1/√2 -9/√2 -1/√2 -9/2√2, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया। उसी तरीके से अगर प्लस के साथ चले, मतलब माइनस के साथ चले, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, तो वहाँ से एक बार +1/√2 आ जाएगा, एक बार +9/2√2 आ जाएगा। ये ऑप्शन सिंपल था, ये तो बहुत ही सिंपल था, है ना। हमें बस 2 टेंजेंट का इक्वेशन क्या याद होना चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन याद होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होता है एग्जाम में टेंजेंट का इक्वेशन भूल जाते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन भूल जाओगे तो कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा। कैसे? इसका स्लोप dy/dx को इक्वेट करना होगा तुम्हें इसके 2 से, तो वहाँ से x1 y1 में एक रिलेशन आएगा एंड
उस x1 y1 को यहाँ पे डालोगे x या y के टर्म में, x सॉल्व करोगे फिर y निकालोगे, ठीक है, वो एक अलग तरीका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो। डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत इजी है, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस tan x dx, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस ln sec x प्लस सी, या फिर e टू द पावर ln cos x प्लस सी, ठीक है, तो ये तो cos x आ गया। ओके, तो अल्टीमेट आंसर आ गया y इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x sec x इंटू कॉस एक्स 1 हो गया dx, तो ये अल्टीमेटली तुम्हारे पास आ गया y इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 करोगे तो 2 कट जाएगा प्लस सी। अब c निकालने के लिए उन्होंने y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है, y ऑफ 0 x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 0, तो इधर तो 0 इधर 0 c 0 आ गया, दिस मीन्स c खत्म, तो yx आ गया बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा, क्या आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स। अब y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स आ गया, तो पाई बाई 4 पहला ऑप्शन चेक कर सकते हो, पाई बाई 4 डालोगे तो ये ऑब्वियसली 1/√2 आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा √2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर 16, तो कैसे करोगे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 8√2 आ जाएगा नीचे, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। y ऑफ पाई बाई 3 निकालो तो कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है, तो ये 2 गया और ये पाई स्क्वायर बाई 9 आ गया, अरे ये गलत हो गया, ठीक है। उसी तरह वाई डैश निकालना पड़ेगा, तुम्हें जब वाई डैश निकालोगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा लेकिन निकाल तो लोगे ही। वाई डैश कैसे निकालोगे तुम्हें दिख रहा होगा, वाई डैश इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स रहने दिया 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रहने दिया, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दिया साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन। ओके, अब फिर से वाई डैश में पाई बाई 4 डालेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/2, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 1/√2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 1/√2, नीचे आ जाएगा 1/2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आंसर नहीं आएगा आई गेस, और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है उसी टाइप का है तो वो आंसर आ जाएगा, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ठीक है भाई, मल्टी करेक्ट मतलब डिफ़िकल्ट, मल्टी करेक्ट ख़त्म हुआ मेरा, आगे बढ़ते हैं।